मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और इसके अंदर आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जो उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न स्थानों पर भराए जाते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसमें आज स्टडी करने वाले हैं एक 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन की तरह। तो सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित कराया जाता है। नौचंदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के अंदर कराया जाता है। दूसरा आपको दिया गया है शाकुंभरी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ कराया जाता है। शाकुंभरी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराया जाता है। तीसरा बच्चों यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिया गया है कुंभ के मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर किया जाता है। इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पर? संगम तट पर। चलिए बच्चों, अब हम ये जान लेते हैं कि जो कुंभ का मेला है ये टोटल 4 हैं जो 4 अलग अलग शहरों में भरे जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगने वाला जो कुंभ का मेला है वह आपका इलाहाबाद जनपद में यानी कि प्रयागराज जनपद में भराया जाता है। और कहाँ पर भरता है ये? संगम तट पर। जो बच्चे सेशन के साथ अभी जुड़े हैं सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। सबसे पहले मन लगाकर सभी बच्चों को आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले उनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, सभी को उसके आंसर देने हैं। समय समय पर बीच बीच में आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे उसका आंसर आपको सबमिट कराना है। कुंभ के मेले की अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत में 4 कुंभ के मेलों का आयोजन कराया जाता है। एक कुंभ आपका उत्तर प्रदेश में भरता है इलाहाबाद जनपद में। बाकी 3 कुंभ कहाँ कहाँ भरे जाते हैं सभी बच्चों को उस आंसर को सबमिट कराना है चैट बॉक्स में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट कराएंगे। भारत में टोटल 4 कुंभ के मेले भरे जाते हैं, जिसमें से एक कुंभ के मेले का आयोजन इलाहाबाद में संगम तट पर किया जाता है। बाकी 3 कुंभ का कहाँ कहाँ आयोजन किया जाता है ये सभी बच्चों को चैट बॉक्स में बताना है। चलिए बात करते हैं बच्चों आज के चौथे क्वेश्चन की। देवा शरीफ मेला यूपी में कहाँ पर भरा जाता है? देवा शरीफ की दरगाह पर यह मेला भरा जाता है। कौन से स्थान पर भरा जाता है? बाराबंकी में भरा जाता है, यानी कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बात करते हैं कैलाश मेला। कैलाश मेले का आयोजन भारत में कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? आगरा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटेश्वर जो मेला है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में भरा जाता है? तो आगरा में भरा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। 5 से 6 मेले इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ चुके हैं। एक बार चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं, दोबारा से फास्टली हम रिवाइज करते हैं। कारण ये है कि कुछ बच्चे सेशन में लेट आए होंगे। जो बच्चे लेट आए हैं उन सभी को अपनी अटेंडेंस सबमिट करनी है जय हिंद लिखकर। उसके बाद हम सेशन को बढ़ाएंगे। नौचंदी मेला मेरठ में भरा जाता है। शाकुंभरी मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है। कुंभ के मेले का आयोजन इलाहाबाद संगम तट पर होता है। देवा शरीफ मेले का आयोजन बाराबंकी में होता है। कैलाश मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। सभी बच्चों को इन 6 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 7 की। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह मेला आपका मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के आसपास जो है आयोजित कराया जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर किया जाता है। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है मथुरा। आगे बात करते हैं लक्ष्म्या होली मेला कहाँ पर भरता है? बरसाना में। बरसाना कहाँ पर है आपका? मथुरा में। मथुरा कहाँ है आपका? यूपी में। सभी स्टूडेंट को ध्यान रख लेना है लक्ष्म्या होली मेला कहाँ पर भरता है? बरसाना में भरता है। बरसाना कहाँ पर है? मथुरा में। और मथुरा कहाँ पर है? यूपी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बाल सुंदरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बाल सुंदरी मेले का आयोजन अनूप शहर में किया जाता है। अनूप शहर आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। चलिए तेजी के साथ चीज़ों को समझना है। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं उन सभी बच्चों को अब अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराने हैं। बाल सुंदरी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अनूप शहर। अनूप शहर कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर के अंदर एक जनपद बुलंदशहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा है
और यूपी के अंदर ये भरा जाता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। गोविंद साहब मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? ये अतरौलिया आजमगढ़ नामक स्थान पर भरा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शाकुंभरी देवी मेला कहां पर भरा जाता है? सहारनपुर में। क्वेश्चन रिपीट है, पहली स्लाइड पर भी आ चुका है और दूसरी स्लाइड पर भी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। नवरात्रि मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां किया जाता है? तब बच्चों आपको आंसर बताना है, आगरा। चलिए चलिए चलिए, सभी बच्चे जो सेशन के साथ लेट आए हैं सभी को अपनी अटेंडेंस सबमिट करा देनी है। एक बार फिर हम इस स्लाइड को थोड़ा सा फास्टली रिपीट करते हैं। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां किया जाता है? तब बच्चों आपको बताना है, मथुरा। और लक्ष्मिया होली मेले का आयोजन बरसाना मथुरा में किया जाता है। बाल सुंदरी मेले का आयोजन अनूप शहर बुलंदशहर में किया जाता है। गोविंद साहब मेले का आयोजन अतरौलिया आजमगढ़ में किया जाता है। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। नवरात्रि मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। आई होप दैट आप सभी को ये 12 पॉइंट समझ में आए होंगे। और हम बच्चों अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 13 की तरफ। परिक्रमा मेला कहां पर भरता है? बच्चों सीतापुर उत्तर प्रदेश में भरता है। खिचड़ी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? गोरखपुर में किया जाता है। काम्पी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? बांदा में। देवी पाटन मेले का आयोजन कहां पर होता है? बच्चों गोंडा में होता है। देवी मेला कहां पर लगता है? बाराबंकी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 16 में बताया गया है देवी पाटन मेला, तब आपको बताना है आंसर गोंडा। और 17 में बताया गया है देवी मेला, और तब आपको आंसर बताना है बच्चों बाराबंकी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मकनपुर मेला कहां पर भरता है? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरता है। सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रख लाना है। पहली 2 स्लाइड की तरह हम एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं फास्टली, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। परिक्रमा मेला कहां पर भरता है? सीतापुर में। खिचड़ी मेला कहां पर? गोरखपुर में। काम्पी मेला बांदा में। देवी पाटन मेला गोंडा में। देवी मेला बाराबंकी में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। चलिए चलिए चलिए, सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। परिक्रमा मेला सीतापुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, काम्पी मेला बांदा में, देवी पाटन मेला गोंडा में, देवी मेला बाराबंकी में, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। आगे बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 19 की। हरिदास जयंती मेला कहां पर भरता है? वृंदावन मथुरा में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कबीर मेला कहां पर भरता है? मगहर कहां पर पड़ता है? बस्ती जिले के अंदर पड़ता है। कबीरदास जी की जो समाधि है, कबीरदास जी को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी मृत्यु कहां पर होती है? मगहर में होती है। मगहर में ही कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। और बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है मगहर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ये बस्ती जिले के अंदर पड़ता है, गोंडा बस्ती के पास में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देवी छठ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? दाऊजी मथुरा। चलिए, दाऊजी बलभद्र का मंदिर है यहाँ पर, उसी मंदिर के आसपास देवी छठ मेले का आयोजन किया जाता है। स्थान का नाम भी दाऊजी है, मंदिर का नाम भी दाऊजी बलभद्र मंदिर है। चलिए सब बच्चों को ध्यान रख लेना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 22 की। नक कटेया मेला कहां पर भरता है? वाराणसी में भरता है। बटेश्वर मेला कहां पर भरता है? बटेश्वर कहां पर है आपका? आगरा में। गोला कोणनाथ मेला कहां पर भरता है? खीरी में भरता है, यानी कि लखीमपुर खीरी में। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। एक बार बच्चों मैं सभी को बता देता हूं, जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट जुड़े हैं सभी को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है, और सभी बच्चों को लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम प्रतिदिन की तरह एक छोटा सा 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी लेकर चलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों से रिलेटेड होगा। चलिए इस स्लाइड को भी हम पहली 2 स्लाइड की तरह रिपीट कर लेते हैं एक बार। हरिदास जयंती मेले का जो आयोजन है ये वृंदावन मथुरा में किया जाता है। हरिदास जयंती मेला कहाँ पर होता है? वृंदावन में। कबीर मेला मगहर बस्ती में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में। आगे बात करते हैं नक कटेया मेला वाराणसी में। बटेश्वर जो मेला है वो बटेश्वर आगरा में होता है। गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? खीरी में लगता है। चलिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, मोस्टली बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 20 ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है पहले भी, और आगामी परीक्षाओं में भी इसके आने के बड़े बड़े चांस है।
चलिए अगली स्लाइड पर सभी बच्चों को आ जाना है। रामायण मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? चित्रकूट में। अयोध्या मेला कहाँ पर होता है बच्चों? फैजाबाद में। ढाई घाट मेला कहाँ पर होता है? शाहजहाँपुर में। नेमी सारण्य मेला कहाँ पर होता है? नेमी सारण्य। और ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर में। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है और टीचर भर्ती 68,500 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जो बच्चे टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात को ध्यान रख लेना है, पिछली 2 भर्तियों में हर एक परीक्षा के अंदर उत्तर प्रदेश के जो मेले हैं उनसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। आप सभी को 25-30 मेले हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। माघ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? इलाहाबाद प्रयाग में होता है। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। यद सालार जो मेला है उसका आयोजन कहाँ पर होता है बच्चों? बहराइच में होता है। चलिए सभी बच्चे जो है सेशन के साथ बने रहेंगे। एक बार फिर हम इस स्लाइड को रिपीट करते हैं। जैसे आपसे यदि पूछा जाता है बच्चों, रामायण मेले का आयोजन कहाँ होता है? चित्रकूट में। अयोध्या मेले का आयोजन कहाँ होता है? फैजाबाद में। ढाई घाट मेले का आयोजन शाहजहाँपुर में। नेमी सारण्य मेले का आयोजन नेमी सारण्य सीतापुर में होता है। माघ मेले का आयोजन इलाहाबाद प्रयागराज में होता है। यद सालार मेले का आयोजन कहाँ पर होता है बच्चों? बहराइच में होता है। चलिए सभी बच्चे जो चैनल के साथ लेट जुड़े हैं सभी को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल के साथ लास्ट तक बने रहना है। आज की जो वीडियो है काफी दमदार वीडियो है, आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर ये मदद करने वाली है। चलिए बात करते हैं अब हम आज के मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के बारे में बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे चैनल का नाम है बच्चों साई कोचिंग लाइव। आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और यदि आपके लिए संभव हो अपने परिवार के सदस्यों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना है। और डेली मॉक टेस्ट की ये जो सीरीज है ये 10वीं सीरीज है। डेली मॉक टेस्ट हम जो कर रहे हैं 20 क्वेश्चन का पर डे, उसमें आज ये 10वां मॉक टेस्ट आपका होने वाला है। और प्रतिदिन इस चैनल पर हमारे द्वारा 9 बजे लाइव आया जाता है और वहीं से सभी बच्चों को कनेक्ट हो जाना है प्रतिदिन 9 बजे शाम के। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बच्चों पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है और बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चनों को इस मॉक टेस्ट में शामिल किया गया है। प्रत्येक बच्चे को अपने आंसर 3 से 4 सेकंड में सबमिट कराने हैं। चलिए यदि कोई डाउट है आपको कमेंट के माध्यम से उनका रिप्लाई दिया जाएगा। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सबमिट करानी है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम आज के अपने मॉक टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? लोकसभा की तरह है ये। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ लेना है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? एक बच्चों आपको बताया गया है मोतीलाल नेहरू, एक बताया गया है चित्तरंजन दास, एक बताया गया वल्लभ भाई पटेल और एक बताया गया विट्ठल भाई पटेल। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में प्रत्येक बच्चे को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिनको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? 4 विकल्प सभी बच्चों के सामने मौजूद हैं। एक है आपके पास मोतीलाल नेहरू, एक है चित्तरंजन दास, एक है वल्लभ भाई पटेल, एक है विट्ठल भाई पटेल। चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ बच्चों। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू आपका क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। और आगे हम बात करते हैं चित्तरंजन दास की, यह भी आपका पूर्ण रूप से बच्चों क्या है? गलत है। तो मोतीलाल नेहरू गलत हो जाता है, CR दास भी गलत हो जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बच्चों यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। जो सही आंसर है वह आपका है विट्ठल भाई पटेल। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिनको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? विट्ठल भाई पटेल। आपको ध्यान रख लेना है, आगामी परीक्षाओं में यह चीज आपको काम आने वाली है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वह किसको बनाया गया था? एक है वाराणसी, एक मथुरा, एक है श्रावस्ती और एक आपको विकल्प दिया गया है कौशाम्बी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र किसको माना जाता था? वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी। चलिए आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 ही सेकंड है
उन्हीं 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, सभी बच्चों का टाइम कंप्लीट हो चुका है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। वाराणसी यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, कौशाम्बी भी आपका गलत है, श्रावस्ती भी गलत है, मथुरा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सी सिटी को बनाया था? उत्तर प्रदेश के मथुरा को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एरच बांध किस जनपद में प्रस्तावित है? एरच बांध का संबंध कौन से जनपद से है बच्चों? एक विकल्प है झांसी, एक महोबा, एक ललितपुर, एक कानपुर। चलिए चलिए, सभी बच्चों को तेजी के साथ सबमिट कराना है। एरच बांध का संबंध कौन से जनपद से है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जिसके अंदर एरच बांध बनाया जा रहा है? सभी बच्चों को तेजी से आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक बच्चों विकल्प है आपके पास कानपुर, ये पूर्ण रूप से गलत है। ललितपुर भी आपका गलत है, महोबा भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही विकल्प आपका झांसी है। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है, एरच बांध झांसी जनपद में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये मैं आपको बता देता हूं। फैमिली कोर्ट सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर खोले गए थे, लेकिन सर्वाधिक केस सोल्व करने वाली जो फैमिली कोर्ट है उनकी बात अगर हम करते हैं नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से, तो तब कौन से राज्य की बात की जा रही है? एक विकल्प है बच्चों आपके पास मध्य प्रदेश, एक है बिहार, एक है उत्तर प्रदेश, एक आपका है महाराष्ट्र। चलिए चलिए, सभी बच्चों को तेजी से बताना है। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित यानी कि सोल्व वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? चलिए चलिए, 3 से 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य को पहले नंबर पर रखा गया है। बाकी सभी विकल्प आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? गलत। सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश गलत है आपका। महाराष्ट्र भी क्या है बच्चों यहाँ पर? गलत है। लोक अदालतें के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तब बच्चों आपको बताना है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती है? चलिए चलिए चलिए, स्वतः रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी कितनी लागत तक की वित्तीय योजनाएं पोषित की जाती है? आप सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक विकल्प है बच्चों आपके पास 5 लाख, एक है 7 लाख, एक है 8 लाख और एक दिया गया आपको 10 लाख। चलिए चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख। 4 विकल्प हैं। सभी बच्चों के तेजी के साथ आंसर आने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके आंसर सबमिट ना हो। स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 10 लाख यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, 8 लाख भी गलत है, 5 लाख भी गलत है। वित्तीय पोषित अगर अमाउंट की हम बात करते हैं तब बच्चों इसकी अमाउंट कितनी होती है? 7 लाख। सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट जो फैक्ट्री है वह कहां पर लगाई गई है? उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट कौन सी है? एक है तोता मैना, एक है गुलाबो सिताबो, एक है चुन्नी लाल और एक है इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट कौन सी है? तोता मैना, गुलाबो सिताबो, चुन्नी लाल और एक विकल्प बच्चों डी भी है, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों को फास्टली अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट क्या है? तोता मैना, गुलाबी सिताबो, चुन्नी लाल, एक डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो बच्चे लेट आए हैं तेजी के साथ सेशन के साथ जुड़िएगा। सभी बच्चों को एक साथ टाइम पर लाइव आना है
उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट कौन सी है? तोता मैना आपका यहां पर गलत है, चुन्नीलाल गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। राइट आंसर बच्चों आपका है गुलाबो सिताबो। सभी बच्चों को अच्छे से याद रख लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्राचीन ब्रह्मव्रत तीर्थ वर्तमान में कहां अवस्थित है? ब्रह्मवर्त तीर्थ की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में यह कौन से स्थान पर है? एक है बिठूर, एक है चित्रकूट, एक है बरसाना, एक है प्रयाग। आपके पास 4 विकल्प हैं, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। प्राचीन ब्रह्मवर्त तीर्थ वर्तमान में कहां पर स्थित है? बिठूर, चित्रकूट, एक बरसाना मथुरा के अंदर पड़ता है, एक बच्चों आपको दिया गया प्रयाग। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। प्रयाग यहां पर गलत है, बरसाना भी गलत है, चित्रकूट भी गलत है। यहां पर जो सही विकल्प है वह है बिठूर कानपुर। बिठूर कानपुर को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बच्चे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं, किस शहर को बागों का शहर कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जितना भी अच्छे से याद करोगे उतना ही इसका आपको आगामी समय में लाभ होगा। चलिए बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। किस शहर को बागों का शहर कहा गया है? एक है मेरठ, एक है लखनऊ, एक है जौनपुर, एक है सीतापुर। किस शहर को बागों का शहर कहा गया है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस शहर को बागों का शहर कहा गया? मेरठ, लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। मेरठ विकल्प ए है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। सीतापुर भी आपका गलत है, जौनपुर भी गलत है। यहां पर बच्चों राइट विकल्प आपका क्या है? लखनऊ। लखनऊ को बागों का शहर कहा गया है। चलिए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राई नृत्य का संबंध किससे है, तब आपको बताना है उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में भी हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें ये लोक नृत्य बहुत अधिक पॉपुलर है, फेमस है? एक बच्चों आपको दिया गया अवध क्षेत्र, एक ब्रज क्षेत्र, एक पूर्वांचल दिया गया है, एक आपके पास विकल्प है बुंदेलखंड। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। राय नृत्य उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से है? तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराइएगा। अवध, ब्रज, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। चलिए चलिए यहां पर सोचना नहीं है, बहुत तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बच्चों पहला विकल्प आपका है अवध, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। और एक आपको यहां पर दिया गया है ब्रज, ये भी आपका गलत है। पूर्वांचल भी आपका गलत है। अब बचता है डी विकल्प, ये आपका पूर्ण रूप से सही है। राई जो लोक नृत्य है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना है। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स योजना का उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प मौजूद हैं, 2008, 2009, 2010, एक विकल्प यहाँ पर मौजूद है 2011। चलिए 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 सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2008, 2009, 2010, एक आपको दिया गया 2011। 4 विकल्प आपके पास मौजूद है, राइट को आपको चूज करना है और फिर आपको उसका आंसर देना है। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2008, 2009, 2010, एक 2011। अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा।
2008 यहाँ पर गलत विकल्प है, 2009 भी आपका गलत है, 2011 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका सी विकल्प है सही। पूर्ण रूप से आपको याद रख लेना है कि 2010 में उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद के अंदर शिशु लिंगानुपात की जो दर है वो बहुत कम थी, सबसे कम थी? एक विकल्प बच्चों आपके पास है गौतम बुद्ध नगर, एक है बागपत, एक है मेरठ, एक है बलरामपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में सबसे कम शिशु लिंगानुपात रहा? गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, एक बी विकल्प मौजूद है आपका बागपत, एक सी विकल्प आपका मौजूद है मेरठ, और बच्चों डी विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है बलरामपुर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं, ये नहीं कि 2-4 बच्चे ही अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मेरा ध्यान सभी बच्चों के कमेंट्स पर भी है। जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं सभी को बधाई, लेकिन जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है, और इसी तरीके से आप अपने राइट आंसर आपको सबमिट कराते रहना है। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम शिशु लिंगानुपात कौन से जनपद का है? पहला विकल्प है आपके पास गौतम बुद्ध नगर, बच्चों यह आपका गलत है। एक है डी बलरामपुर, ये भी आपका गलत है। सी मेरठ भी गलत है। यहाँ पर जो सही विकल्प आपका बनता है वह आपका बागपत है, यानी कि बी। चलिए आगे बढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले समय में आपसे पूछा जरूर जाएगा कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? एक विकल्प आपके पास है 1940, 1947, 1948, एक डी विकल्प भी यहाँ पर मौजूद है 1950। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1940, 1947, 1948, 1950। 4 विकल्प हैं, सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई स्टूडेंट क्लास में ऐसा ना हो जो अपने आंसर सबमिट ना करा रहा हो। चलिए सभी बच्चों को क्लास छोड़ने से पहले वंदे मातरम लिखना है। सबसे पहले 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वंदे मातरम का एक नारा लगाएंगे, और उसके बाद यदि किसी बच्चे के कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डाउट्स को पूछ लेना है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला विकल्प 1940 आपका गलत है बच्चों, 1947 भी गलत है, 1950 भी आपका गलत है। यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर है वह सी है। 1948 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया था। आगे बात करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 लगभग डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में चीनी के अतिरिक्त गन्ने से कौन सा उप उत्पाद प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा गन्ने से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो चीनी है। चीनी के बाद जो सेकंड रैंक है वो किसकी है? हालांकि आपके पास जो 3 विकल्प हैं, पहले ये सभी प्रोडक्ट जो है गन्ने से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है टॉप सेकंड। सबसे ऊपर चीनी को रखा गया है, दूसरे नंबर पर किसको रखा गया है? एक विकल्प है सीरा, एक है खोई, एक है गुड़, और एक दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश में चीनी के अतिरिक्त गन्ने से कौन सा उप उत्पाद बनाया जाता है? उत्पाद सारे ही बनते हैं, लेकिन सेकंड हाईएस्ट आपको बताना है, सेकंड टॉप बताना है। सीरा, खोई, गुड़, एक डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। एक विकल्प है बच्चों यहाँ पर सीरा, एक खोई, एक गुड़। गुड़ यहाँ पर आपका गलत है, खोई भी गलत है। चीनी के बाद दूसरे नंबर पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है सीरा। कारण ये है
कि गन्ने से सीरा बनाकर शराब फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जाता है और वे शराब फैक्ट्री उस सीरे की सहायता से बहुत सारे शराब का उत्पादन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी भी बच्चों यहाँ पर विकल्प आपका गलत हो जाता है। चीनी के बाद उत्तर प्रदेश में गन्ने से बनने वाला जो हाईएस्ट प्रोडक्ट है उसका नाम आपको बताना है, वह आपका सीरा है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कौमी आवाज का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कौमी आवाज का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? एक विकल्प है लखनऊ, एक है अलीगढ़, एक है आगरा और एक आपको दिया गया है मेरठ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कौमी आवाज का प्रकाशन उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से हुआ था? अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कौमी आवाज का प्रकाशन उत्तर प्रदेश में कहां से हुआ? लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ। 4 विकल्प मौजूद हैं। फास्टली रिप्लाई कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को। कौमी आवाज का प्रकाशन उत्तर प्रदेश में कहां से होता है बच्चों? यहां पर एक विकल्प है डी मेरठ जो गलत है, एक है आगरा, यह भी आपका गलत है, सी अलीगढ़ भी गलत है, लखनऊ यहां पर बच्चों आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही। कौमी आवाज का प्रकाशन कहां से किया जाता है? लखनऊ से किया जाता है। चलिए आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की यहां पर हम बात कर लेते हैं। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? अधिकांश जो जनजाति हैं उनका संबंध हिंदू धर्म से है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसी जनजाति भी है जिसका संबंध इस्लाम धर्म से है। चलिए एक जनजाति इसमें दी गई है सहरिया, एक दी गई है थारू, एक दी गई है बैगा और एक दी गई है माही गिर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। सभी बच्चों को अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराने हैं। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? 4 विकल्प मौजूद हैं। एक है आपका सहरिया, एक है थारू, एक है बैगा, एक है माही गिर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? सहरिया, थारू, बैगा, माही गिरी। चलो बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। पहला विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया है सहरिया, ये आपका गलत है। इसका संबंध हिंदू धर्म से है, सनातन धर्म से है। थारू का संबंध भी हिंदू धर्म से है, बैगा का संबंध भी हिंदू धर्म से है। माही गिर ये इस्लाम को मानने वाली एक भारतीय जनजाति है। चलिए आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सभी को तेजी के साथ पढ़ना है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ है? बहुत तेजी के साथ रिप्लाई करना है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है? एक है आपका बरेली, एक है मथुरा, एक है आगरा, एक डी यहाँ पर दिया गया लखनऊ। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है? बरेली, मथुरा, आगरा और लखनऊ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी के अंदर है? उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद के अंदर मौजूद है? आप लोगों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं राइट विकल्प की तरफ। राइट आंसर को देख लेते हैं सभी। एक विकल्प है यहाँ पर बरेली, आपका पूर्ण रूप से गलत है। मथुरा भी आपका गलत है, आगरा भी गलत है। डी विकल्प यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। डी विकल्प आपको याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की। बढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत सारे बच्चे अब अपने आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं। मैं सभी बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि भाई माइंड को चलाइएगा। चीज़ें तभी सीखने के लिए मिलती है जब आप लोग अपने माइंड का उपयोग करते हो। इस प्रकार की यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो है, तो इसका मतलब आपको लाभ तभी मिलने वाला है जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसका अच्छे से रिप्लाई करोगे। पहला विकल्प क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किया जा रहा है और गिरजा बैराज का संबंध कहां पर है? चलो ये तो आपको पता लग ही गया है कि गिरजा बैराज शारदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, लेकिन आपको बताना है कि यह बांध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में बनाया गया है। एक है बच्चों आपके पास लखनऊ, एक है फैजाबाद, एक है बहराइच, एक है आपका गोंडा। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। अरे भाई तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा 3 से 4 सेकंड में। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में किया जा रहा है?
शारदा नदी पर गिरजा बैराज बनाया गया है, लेकिन इस बैराज का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है? चलिए चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा भाई, 3 से 4 सेकंड में सभी स्टूडेंट को रिप्लाई करना है। पहला विकल्प यहां पर है आपका लखनऊ, ये बच्चों आपका गलत है। एक है फैजाबाद, ये भी आपका गलत है। गोंडा भी आपका गलत है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बहराइच, और नाम में भी थोड़ा सा जो है आपको मैच कर लेना है कि शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण कहाँ पर कराया जा रहा है? बहराइच में कराया जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की। आई होप दैट आप सभी को ये सीरीज समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आपको मेले तैयार करने हैं, उसके बाद एक 20 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है उसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? काशी जो सिटी है आपकी वाराणसी के पास में, और जहाँ पर महादेव का मंदिर है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद से मिलता है? एक विकल्प आपके पास है ऋग्वेद, एक है अथर्ववेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद। चलिए 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 सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 विकल्प मौजूद हैं, चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट आंसर सबमिट कराना है। चलिए चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों राइट विकल्प की तरफ, सही आंसर की तरफ। पहला विकल्प है आपके पास ऋग्वेद, और ये आपका ऋग्वेद जो ऑप्शन है ये पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर यजुर्वेद भी गलत है, सामवेद भी गलत है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को अथर्ववेद से देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की। ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन जो है टीचर भर्ती में पूछा गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है? चलिए चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं तेजी के साथ। नैमिषारण्य कहां पर स्थित है? एक विकल्प आपके पास चित्रकूट है, एक अयोध्या है, एक काशी है, एक सीतापुर है। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य का संबंध कौन से जनपद से है? चित्रकूट, अयोध्या, काशी, सीतापुर। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं राइट विकल्प की तरफ बच्चों। यहाँ पर पहला विकल्प आपको दिया गया है चित्रकूट, ये आपका गलत है। अयोध्या भी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है। काशी भी आपका गलत है। ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य को कहा जाता है, और नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। इसलिए बच्चों आपका राइट जो विकल्प है वो डी हो जाना है। लेकिन मैं ऑलरेडी ये क्लियर कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन टीचर भर्ती में भी पूछा जा चुका है और सिविल सर्विसेज के पीसीएस जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी बच्चों को क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी जो क्लास है कंप्लीट हो जानी है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? चलिए चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? हेलो। पहला विकल्प है आपके पास बच्चों चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। थोड़े से बैरियर्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से स्टडी करेंगे, दोबारा से विकल्प को पढ़ेंगे। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चलाई जा रही है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन पढ़ना है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चलाई जा रही है? एक विकल्प है महाराजगंज, एक है बहराइच, एक है गोंडा, और डी विकल्प दिया गया है बिजनौर। चलिए चलिए
सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है? वहां पर इस योजना को चालू कराया जा रहा है। एक है महाराजगंज, बहराइच, गोंडा और बिजनौर। चलिए 3 से 4 सेकंड में आंसर सबमिट कराने हैं। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद फास्टली रिप्लाई कराइएगा सभी बच्चे। पहला विकल्प है महाराजगंज, एक है आपका बहराइच, एक है गोंडा। ये आपके तीनों बच्चों क्या है, ऑप्शन गलत है। राइट विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो राइट विकल्प यहाँ पर क्या है, बिजनौर। बिजनौर के अंदर बुक्सा जनजाति विकास परियोजना को चलाया जा रहा है। आज की जो क्लास है बच्चों कंप्लीट हो चुकी है और मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगामी परीक्षाओं में ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो। और प्रतिदिन इस तरह की एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। जिन बच्चों ने नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को ऑन नहीं किया है वो सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर ले। जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को केवल बेल आइकन पर जाना है और वहां से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है, ताकि जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उन सभी बच्चों को समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दूसरा मैं सभी बच्चों से कह देना चाहता हूं, हमारे चैनल का टेलीग्राम एक चैनल है टेलीग्राम पर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। वहां पर आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर नोट डाउन कर सकते हो और दोबारा से यदि आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपको मेलों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं उनको आप फेयर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।